फ्रेंड्स, मैं गीता राठी एक बार फिर आप सबका आरकेपी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ और क्रिया का पार्ट 2 शुरू करते हैं। हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया किसे कहते हैं ये जाना। अब हम जानेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बेटा, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। आप देखिए, सबसे पहले आप जानिए कर्म क्या होता है। तो वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा कर्म पर ही फल पड़े, कभी कभी कर्ता पर भी पड़ता है। तो कर्म क्या है? जैसे मोहन ने पाठ पढ़ा, तो यहाँ पर पाठ क्या है? कर्म है। सीता ने गाना गाया, तो क्या गाया? गाना। तो गाना क्या है? कर्म है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए एक वाक्य से कि राम ने पुस्तक पढ़ी। ये एक वाक्य हमारे पास है। हिंदी में वाक्य की संरचना कैसे होती है? सबसे पहले होता है कर्ता। तो राम क्या है? कर्ता है। सबसे पहले आता है कर्ता, यानी काम करने वाला। कर्ता कौन होता है? काम करने वाला, क्रिया करने वाला। और ये क्या है? आपकी क्रिया। जो भी काम हो रहा है उसे क्या कहेंगे? क्रिया। और ये जो पुस्तक शब्द है ये है आपका कर्म। क्रिया का प्रभाव पुस्तक पर पड़ेगा, तो पुस्तक क्या है? कर्म। तो वाक्य की संरचना हिंदी में कैसे होती है? सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। ठीक है। और जरूरी नहीं है कि आपको कर्म दिखाई दे, कई वाक्यों में कर्म लुप्त होता है। वो कैसे पता चलेगा? हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा, इस आधार पर हमारे पास 2 भेद हैं क्रिया के, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जैसे नाम से स्पष्ट है, अकर्मक। अ मतलब बिना, यानी बिना कर्म के। और सकर्मक, स मतलब साथ, यानी कर्म के साथ। तो हम कह सकते हैं जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती या जिस वाक्य में क्रिया का कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म होता है या जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब कब आवश्यकता पड़ी और कब नहीं पड़ी कैसे पता चलेगा? जैसे अगर मैं एक उदाहरण लिखूं कि लड़का पतंग उड़ा रहा है। लड़का पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही? क्या है? उड़ाना। ठीक है। ये क्या है? क्रिया है। कर्ता कौन है? लड़का। और क्या उड़ा रहा है? पतंग। तो पतंग क्या है? कर्म है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पतंग कर्म है, तो आप सीधे सीधे कह देंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है। लेकिन दूसरा अगर हम वाक्य देखें, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उड़ रहे हैं क्या है? क्रिया है। और पक्षी क्या है? कर्ता है। ठीक है। इसमें कोई कर्म नहीं है, तो आप सीधे बोल देंगे कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। और यहाँ पर कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया है ना। लेकिन बेटा, सिर्फ इतना अगर आप समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कई बार कई वाक्यों में कर्म दिखाई नहीं देता। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा पतंग, मोहन ने निबंध लिखा, तो वहां निबंध दिखाई दे रहा है, लेकिन कई वाक्यों में कर्म लुप्त होता है। तब आप कैसे पहचानोगे कि ये अकर्मक है या सकर्मक है? तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, आप उसका ध्यान रखेंगे कि जब आपके सामने कोई वाक्य आए और आपसे पूछा जाए कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, तो आप क्या करेंगे? क्रिया के ठीक पहले क्या, किसे और किसको, ये 3 प्रश्न लगाकर देख लेंगे। क्रिया के ठीक पहले इन तीनों में से एक शब्द लगाकर प्रश्न बनाएंगे, और अगर उस प्रश्न का उत्तर मिलता है या आप सोच सकते हो कि उसका कुछ उत्तर होगा,
तो वो सकर्मक क्रिया है, और अगर उत्तर नहीं मिलता तो वो अकर्मक क्रिया है। कैसे? मान लो आपके सामने एक वाक्य आ गया, राम पढ़ता है। ठीक है, अगर आप सीधे सीधे देखेंगे कि ये क्रिया है, ये करता है, कर्म तो है ही नहीं, तो यह कर्मक क्रिया है नहीं। आप कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर कर्म लुप्त है, क्योंकि पढ़ने का प्रभाव राम पर नहीं पड़ेगा, कर्ता पर नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? ठीक क्रिया के पहले यानी यहाँ पर क्या लगा लो, या किसे या किसको लगाकर देख लीजिए। आप मान लो लगाओ राम क्या पढ़ता है, तो उत्तर आपके दिमाग में बन रहा है। कुछ भी पढ़ सकता है भाई, पुस्तक पढ़ सकता है, निबंध पढ़ सकता है, पत्र पढ़ सकता है ना। तो क्या का उत्तर, क्या प्रश्न बन रहा है यहाँ पर? तो ये सकर्मक क्रिया है, ना कि अकर्मक क्रिया। ठीक है, किसे भी हो सकता था। यहाँ क्या प्रश्न बन गया? ठीक है, आपको समझ आ गया, सकर्मक क्रिया है। अगर क्या प्रश्न लगाकर नहीं बनता तो किसे लगाकर देख लो, फिर किसको लगाकर देख लो, और तीनों ही लगाने के बाद कोई प्रश्न नहीं बनता, उत्तर नहीं मिलता, तो आप कहेंगे अकर्मक क्रिया है। जैसे अगर मैंने लिखा पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप सीधे सीधे देखोगे कि उड़ रहे हैं क्रिया है और पक्षी करता है, तो आप कहोगे कि अकर्मक क्रिया है। लेकिन यहाँ भी आप प्रश्न लगाकर देखें, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या प्रश्न बना? नहीं। पक्षी किसे उड़ रहे हैं? नहीं बना। पक्षी किसको उड़ रहे हैं? नहीं बना। तो इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही कुछ और उदाहरण देख लो। मोहन हंसता है, क्या हंसता है? कोई प्रश्न नहीं बना, यानी अकर्मक क्रिया है ना। क्या रोता है? कोई प्रश्न नहीं बना, तो अकर्मक क्रिया है। क्या, किसे और किसको, क्रिया के ठीक पहले ये शब्द लगाकर प्रश्न बनाकर देखो। अगर प्रश्न बन जाता है तो वो सकर्मक क्रिया है, भले ही उसका उत्तर वहां ना लिखा हो। जैसे यहाँ नहीं लिखा था, है ना, नहीं लिखा था लेकिन बन रहा है प्रश्न, यानी आप सोच सकते हो उसका कोई ना कोई उत्तर जरूर होगा, तो वो सकर्मक क्रिया है। और जहां प्रश्न ही नहीं बनता वहां अकर्मक क्रिया है। वाक्य में तो आप ऐसे पहचानेंगे, और शब्दों में बेटा कुछ प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, कुछ नेचुरल चीजें हैं, जैसे सोना, हंसना, रोना, चलना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, पढ़ना, लिखना, गाना ना, ये सकर्मक क्रियाएं हैं। उड़ना अकर्मक क्रिया है, वो अपने आप पक्षियों को आ जाता है उड़ना। प्राकृतिक क्रियाएं हैं, अगर शब्द में आ जाए तो आप ऐसे पहचानेंगे कि नेचुरल क्रियाएं दिख रही हैं, उसके लिए किसी चीज उसको सीखने की या प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो वो अकर्मक क्रिया है, नहीं तो वह सकर्मक क्रिया है। मान लो आपके सामने सीधा आ जाए नाचना, तो क्या नाचती है? कभी बनता है? नहीं, तो अकर्मक क्रिया है। लिखना, क्या लिखना? तो आप सोच सकते हो कुछ ना कुछ लिखा जा सकता है भाई, पत्र लिखा जा सकता है, निबंध लिखा जा सकता है, कहानी, तो वो सकर्मक क्रिया है। ठीक है, उम्मीद है आप पहचान गए होंगे कि क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, कैसे पता चलेगा। तो बेटा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य की संरचना बनती है कर्ता, कर्म और अंत में क्रिया। जो मुख्य अर्थ के बारे में बताए उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया की सहायता करती है वाक्य को पूरा अर्थ देने में, उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में का कर्म होता है, जिस क्रिया को कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे अकर्मक नहीं सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज रह गई बेटा, बहुत ध्यान दीजिएगा उस पर। कई बार पूछ लिया जाता है कि अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता है, या फिर सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ता है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लें कि सकर्मक क्रिया में कर्म होता है तो क्रिया का फल कर्म पर पड़ेगा। अब अकर्मक क्रिया में कर्म होता ही नहीं, तो क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? काम करने वाले पर, यानी कर्ता पर। तो आपको याद रखना है
अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक में कर्ता पर, और सकर्मक क्रिया में फल पड़ेगा क्रिया का किस पर? कर्म पर। ठीक है, तो ये थी हमारी कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अगली वीडियो में हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।